हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट स्टडी के बारे में। पोर्ट्रेट में मैंने कुछ रेफरेंस लिए है पिंटरेस्ट ऐप से और चारकोल पेंसिल सॉफ्ट वाली है, इसी से हम सारे स्केचेस करेंगे और बेसिक से लेके इसमें शेडिंग करेंगे और मैं हैचिंग स्टाइल में ये सारे पोर्ट्रेट करूँगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो में। करते हैं एक छोटी-सी डेमो। ये जो आप रेफरेंस देख रहे हैं पिंटरेस्ट ऐप से मैंने ली है। सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल जैसे मैंने बताया आपको यूज़ कर रहा हूँ और आइवरी पेपर है नीचे जो शीट आप देख रहे हैं, ठीक है? इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और जो स्केच आप देख रहे हैं ये किसी की पेंटिंग है पिंटरेस्ट ऐप से जैसे मैंने ली है। तो इसको मैंने इसलिए चूज़ किया है, एक तो एक्सप्रेशंस उसके मुझे लगे कि एक न्यू स्टडी हो जाएगी और दूसरी चीज़ है कि इसमें ब्रश स्ट्रोक है, ठीक है? किसी का वर्क है, पेंटिंग है। तो हम अगर किसी की पेंटिंग या फिर किसी के पोर्ट्रेट या फिर किसी के वर्क को अच्छे से अगर देखना हो, तो उसका कोई रफली एक स्केच करो और ये स्केचिंग करते वक़्त आप हर एक स्ट्रोक को, हर एक जगह को पेंटिंग में जो भी उसने बनाया है, तो उसको अच्छे से देख सकते हैं, उसको अच्छे से निहार सकते हैं, ठीक है? तो ये नॉलेज है, मेरा ये मानना है कि अगर हम पेंटिंग को किसी को अच्छे से देखना है, स्टडी करना है, तो उसका एक हल्का-फुल्का सा स्केच बनाओ ताकि आपको थोड़ी-सी नॉलेज हो कि कहाँ पे थिक कलर हैं, कहाँ पे लाइट कलर हैं, कहाँ पे डार्क हैं, कहाँ पे वैल्यू है, क्या चीज़ें उसने की हुई हैं पेंटिंग में। तो सारी चीज़ें हमारे स्केच में दिख जाती हैं। हम स्केच को बनाते वक़्त हर एक पेंटिंग के कॉर्नर को अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है? तो ये थी कुछ नॉलेज जो मैं आपको बता रहा था। अभी देखो ये नोज़ है, तो नोज़ में उसको बहुत ही बोल्ड तरीके से काम किया है। नीचे शेडिंग है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं है लेकिन मैं थोड़ा-सा क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से। और अभी देखो यहाँ पे आइज़ का थोड़ा-सा इम्प्रेशन ही है, ठीक है? तो मैं वैसे ही बहुत लाइट तरीके से काम कर रहा हूँ, बहुत ही लाइट स्ट्रोक दे रहा हूँ वहाँ पे। और एक आइज़ देखो आप क्लियर बनाते हैं, आईलैशेज़ बनाते हैं, बहुत ही फ़ोकस रख के बनाते हैं कि उसके अंदर क्या-क्या नाड़ियाँ हैं, क्या-क्या मांसपेशियाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टडी हो जाती है। वो आप कितने टाइम में काम करते हैं, 1 घंटा, 2 घंटे एक आइज़ बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 4-5 मिनट में पूरा स्केच करना है। रियलिस्टिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उसको डिटेलफुल बनाना नहीं होता। रियलिस्टिक को बनाना होता है कि आपको दिखने में वो कैसा लग रहा है, दिखने में उसका इम्प्रेशन कैसा है। बहुत सारे आर्टिस्ट अभी देखो जैसे उसने वर्क किया है तो काफ़ी बोल्ड स्ट्रोक्स लगाए हैं, तो फिर भी एक रियलिस्टिक फ़ॉर्म दे रहा है, ठीक है? तो अभी जो हम काम कर रहे हैं उसी चीज़ को हम अपने तरीके से थोड़ा-सा हैचिंग स्टाइल में या फिर कोई भी शेडिंग स्टाइल ला लो, उसको स्केच करना है। तो हमें भी उतना ही इम्प्रेशन देना है, उतनी ही डिटेल करनी है उसकी, लगभग जितनी उसने की हुई है। तो ये जो इम्प्रेशन देना है किसी चीज़ का, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी को दूर से देख रहे हैं, तो आपको आइज़ में इतनी सारी चीज़ें दिखेंगी नहीं। आपको जो आईलैशेज़ दिख रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिटेलफुल चीज़ें दिख रही हैं, ये काम होता है किसी कैमरे का। कोई भी कैमरा अगर फ़ोकस करते हैं आइज़ के ऊपर, तो वही चीज़ वो देख सकता है, राइट? तो हम अपनी आँखों से इतनी डिटेल कोई सामने बैठा हो 4-5 फुट की दूरी पे भी हो, तो भी इतनी डिटेल नहीं देख सकते, राइट? मैं तो नहीं देख सकता हूँ। आपकी आइज़ अगर बहुत ज़्यादा लेंथफुल हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हैं, तो शायद आप देख सकते होंगे। 5-7 फुट की दूरी पे अगर आप ऐसे आइज़ देखेंगे, तो नहीं दिखती मतलब नॉर्मल सी बात है। तो वैसे ही आपको किसी भी चीज़ का इम्प्रेशन देना आना चाहिए। ये पोर्ट्रेट में मेन होता है जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं आप देख रहे हैं पोर्ट्रेट जैसे मैं बना रहा हूँ, तो हल्के-हल्के इम्प्रेशन हैं। और इसमें जो डिटेलफुल चीज़ें हैं, वहाँ पे डिटेल ज़रूरी होती है, लेकिन वहाँ पे आपका फ़ोकस कितना है, वो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? अगर आप पूरी पेंटिंग में कोई भी पोर्ट्रेट बना रहे हैं और किसी को भी आप खड़ा कर रहे हैं पेंटिंग में, बाकी भीड़ में आप पेंटिंग बना रहे हैं, तो बाकी के जो पोर्ट्रेट्स हैं काफ़ी डल रहेंगे, जो आपने हाइलाइट करना है, तो वहीं पे ही आपको थोड़ा-सा फ़ोकस रखना होगा। तो ऐसे ही पोर्ट्रेट के अंदर भी ये चीज़ होती है कि आपको आइज़ को ज़्यादा दिखाना है या फिर कोई फ़ोरहेड पे हाई लाइट है या फिर किस तरीके से आपने उसको मैनेज करना है। तो अभी देखो एक साइड हल्की-सी शेड है, तो हल्का-सा शेड किया है। यहाँ पे हेयर्स हैं उसके, लेकिन मैं इस तरीके से इसलिए स्ट्रोक दे रहा हूँ ताकि वहाँ पे बहुत बोल्ड तरीके से स्ट्रोक दिए गए हैं ब्रश के। हेयर्स एक-एक या फिर बहुत बारीक ब्रश से नहीं लगाए गए। तो ये ज़रूरी है
कि आप देखो उसको अच्छे से कि किस तरीके से उसने स्ट्रोक दिए हैं, वैसे ही आप पेंसिल को उतना ही यूज़ करो, ठीक है? तो कोशिश करो बहुत कम वर्क करके एक पोर्ट्रेट को बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, वाइट हैं, इसलिए मैं ज़्यादा शेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक कान दिख रहा है, कान की ड्राइंग थोड़ी-सी अजीब दिख रही है, इस तरीके से। और इसी को हम थोड़ा-सा इम्प्रेशन देंगे, इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ हेयर्स हैं। तो एक नॉर्मल सा स्केच हमने किया छोटा-सा, ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं है इसका। और आईज़, नोज़, लिप्स ये देखो उसका फेस खुला हुआ, हेयर्स का कोई भी डिटेल नहीं है, लेकिन एक पोर्ट्रेट का इम्प्रेशन हम दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि उसका जो भी एंगल है वो हम डिसाइड कर सकें कि ये वाले एंगल में बन रहा है। तो उसी एंगल में सारे फीचर्स बन रहे हैं, जैसे आईज़ का थोड़ा-सा घूमना, दूसरी वाली आईज़ थोड़ी-सी डाउन, ये वाला नोज़ के नीचे शेड, ठीक है? ये फेस थोड़ा-सा अपने वाली साइड, क्योंकि ये एंगल थोड़ा-सा नीचे से भी लिया गया है और थोड़ा-सा टिल्ट भी है, इस तरीके से देखना है। तो ये देखो अभी कुछ बैकग्राउंड में स्ट्रोक दिए गए हैं, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम खाली इसको अच्छे से इतना ही मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ शेड दे देते हैं ताकि ये बियर्ड थोड़ी-सी अलग लगे। तो ये देखो थोड़ा-सा वर्क किया है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, फिर भी एक अच्छा इंप्रेशन दे रहा है पोर्ट्रेट, ठीक है? और इसकी डिटेलिंग चाहे आप जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्केचिंग करते हैं, तो कोशिश करो कि कम से कम स्ट्रोक रखो, कम से कम वर्क करो। लेकिन थोड़ा-सा उसका इंप्रेशन जो है, जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, वो आना चाहिए। सही तरीके से उसको बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं, वो सही लगे, उसके प्रोपोर्शन सही लगें, राइट? तो ये देखो हल्की-हल्की डार्क चीज़ें कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे थोड़ा-सा डार्क है और यहाँ पे भी थोड़ी डिटेलिंग है, थोड़ी-सी बियर्ड अलग हो रही है, ठीक है? स्किन कलर थोड़ा-सा डार्क वैल्यू में है, तो इतना सा हम कर सकते हैं, राइट? चलते हैं दूसरे पोर्ट्रेट की तरफ। ये वाला पोर्ट्रेट भी इसी आर्टिस्ट का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी शैडो है, ठीक है? और एक रिफ्लेक्शन भी है हल्की सी। मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ यहाँ पे, किस तरीके से स्केच करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक बेसिक पॉइंट लिया, वैसे ही जैसे हम किसी भी पोर्ट्रेट को करते हैं और सिर्फ एंगल देखने के लिए हल्का सा जेस्चर लिया है। उसके बाद ये शेडिंग है एक तरफ और मैं हल्की-हल्की शेडिंग कर रहा हूँ इसके ऊपर। और जैसे आईज़ हैं तो आईज़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं, पलकें झुकी हुई हैं और यहाँ पे कान आएगा ऊपर की तरफ थोड़ा-सा, क्योंकि फेस को नीचे की तरफ अगर झुकाते हैं तो कान हमारे आई लेवल के ऊपर नहीं रहते, ये हल्के से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ये है इसका एंगल, थोड़ा-सा हल्की सी मैंने शेड की ताकि थोड़ा-सा हैंडल हो जाए। इस तरफ भी हमने शेड करनी है और यहाँ पे थोड़ा-सा डार्क पॉइंट है, तो पहले इसको डिसाइड करना है कि कहाँ पे डार्क आ रहा है। उसके बाद हल्की-हल्की शेड कर रहा हूँ मैं बड़े आराम से। यहाँ पे हल्का-सा मिक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लाइन-लाइन आपको दिख रही होगी और इसको थोड़ा-सा अगर हम मिक्स कर देते हैं तो थोड़ा-सा इम्प्रेशन अच्छा आता है उसका। जो वाइट स्पेस रह जाती है वो थोड़ी-सी फिल हो जाती है और इससे वैल्यू थोड़ी-सी डार्क पड़ जाती है। तो इस तरीके से हल्की-हल्की टोन्स हम यहाँ पे फिल करते हैं। फेस के एक साइड डार्क है काफ़ी, ये नोज़ से नीचे भी और ये मस्टैचेस भी हल्की सी डार्क हैं क्योंकि ग्रेइश कलर है उनका और यहाँ पे काफ़ी डार्क पॉइंट है। हम इसको 2-3 बार करेंगे। एक ही बार में कहीं पे भी आप कुछ भी एक्स्ट्रा डार्क मत करो, ताकि कई बार हमारी जो वैल्यूज़ रहती हैं पोर्ट्रेट की या फिर किसी भी चीज़ की, तो आपको दोबारा से फिर से उसको हैंडल करना होता है, बाकी की चीज़ें सारी देख के। तो इसलिए जो भी आप टोन करते हैं तो एक ही बार में उसको फिनिश करने की कोशिश मत करो। जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि फेस बनाया, फेस में सबसे पहले हम आईज़ बनाते हैं, आईज़ को बहुत क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि अब नोज़ बना लेना चाहिए। तो नोज़ की पूरी डिटेलिंग करते हैं, उसके बाद हम लिप्स बनाते हैं कि लिप्स को भी अभी क्लियर कर लेना चाहिए। तो ऐसे करके क्या चीज़ें होती हैं कि हमारे जो पोर्ट्रेट की प्रोपोर्शंस हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं। आपको डार्क कितना करना है, लाइट कितना करना है, कितनी डिटेलिंग किस चीज़ की करनी है, वो भी नहीं पता चलता। तो आप कोशिश करो कि जैसे अभी पूरे पोर्ट्रेट को मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से पूरे पोर्ट्रेट को लेके हैंडल करो। अब चाहे मुझे
कहीं पे भी कुछ भी डार्क करना है तो इसके अंदर मुझे पता चल रहा है कि कहाँ पे वर्क होने वाला है। जैसे यहाँ पे काफ़ी डार्क है लेकिन मैं एक स्केच के तरीके से कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? एक थोड़ी-सी वैल्यू दे के उसको छोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से फाइन वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं कि आप एक चीज़ के ऊपर अगर इतना फ़ोकस कर रहे हैं, तो बाकी की चीज़ें भी फ़ोकस माँगती हैं कि उनको भी उतना ही क्लियर, उतनी ही प्रोपोर्शन वाइज़ सही करके आपको करना होगा। लेकिन स्केचिंग में ये चीज़ें हम बड़े आसान तरीके से करते हैं। थोड़ा-सा आपको इम्प्रेशन देना होता है, जैसे ये मैं हैचिंग स्टाइल में हल्का-सा ही इम्प्रेशन दे रहा हूँ, कुछ भी डिटेल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक स्केच करने का ये तरीका है, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका है, राइट? तो ये देखो अभी आईज़ नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आईज़ का वहाँ पे इम्प्रेशन देना ज़रूरी है कि लगे कि वहाँ पे कुछ आईज़ हैं और यहाँ पे थोड़ा-सा डार्क है इस साइड, तो हल्का-सा ऐसे ब्लर कर देता हूँ ताकि ये वाइट वाला जो स्पेस है, वाइट वाले डॉट्स हैं, वो थोड़े से कम हो जाएँ। तो ये अपने आप ये वैल्यू में आ जाएगा, डार्क लगेगा इस साइड से, ठीक है? अभी देखो डिटेलिंग में हम चाहे जितनी मर्ज़ी डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी है एक स्केच के लिए, राइट? तो हल्का-सा इम्प्रेशन डार्क दे के कर सकते हैं और अभी देखो कोई भी हम एक्स्ट्रा टूल नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसी पेंसिल से ही सारा वर्क कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे हमें थोड़ा-थोड़ा डार्क चाहिए, जैसे यहाँ पे बियर्ड उसकी काफ़ी डार्क है क्योंकि शैडो में है, तो यहाँ पे हल्का-सा और कर सकते हैं और यहाँ पे हल्के सी और डिटेलिंग फिल कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम स्केचिंग में इतना वर्क रखते हैं, चीज़ों को हैंडल करने के लिए और अगर आप थोड़ा-सा बड़ा साइज़ रखेंगे, इसका और ज़्यादा इसको डिटेलफुल करेंगे, तो बहुत अच्छी सी इसकी डिटेलिंग हो सकती है नॉर्मली, ठीक है? ये है सेकंड। अब चलते हैं तीसरे स्केच की तरफ। ये पोर्ट्रेट लिया था मैंने पिंटरेस्ट ऐप से, सर प्रमोद कुल्लेकर सर की पेंटिंग है ये, पोर्ट्रेट वर्क है। मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगता है ये, मैंने चारकोल में इसको स्टडी किया था पहले, ऑयल में अभी तक नहीं किया, अभी आज स्केच कर रहे हैं पेंसिल से। तो पेंसिल से उसके ब्रश स्ट्रोक्स हम कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन उसको इम्प्रेशन दे सकते हैं, उसकी वैल्यू हल्की-सी हम दिखा सकते हैं एक स्केच के अंदर, ठीक है? तो जैसे नोज़ के नीचे ये आस-पास का एरिया जो हल्का-सा डार्क है, जैसे आप डार्क करेंगे आस-पास का एरिया, तो वो व्हाइट जो स्पेस है, उसने तिलक लगाया हुआ बहुत बड़ा सारा नोज़ के ऊपर से, तो वो आपको अलग दिखेगा, ठीक है? जैसे ये वाला पॉइंट है, फ़ोरहेड यहाँ पे दिख रहा है तो काफ़ी डार्क है, मैं ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ फिर भी। लेकिन वैल्यू में ये चीज़ रखनी ज़रूरी होती है कि आप किसी भी पोर्ट्रेट को लाइट करना है या डार्क करना है या फिर कौन सी टोन में रखना है, ये आप डिसाइड करते हैं और आपको अच्छे से पोर्ट्रेट को देखना आना चाहिए कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिमिटेड स्ट्रोक कर रहा हूँ, नहीं तो जो वाइट है वो भी बिल्कुल वाइट नहीं है, वो भी एक ऑफ वाइट इफेक्ट दे रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ स्केचिंग के बारे में बता रहा हूँ कि स्केचिंग में इतना वर्क काफ़ी रहता है। आप जब भी कोई पोर्ट्रेट करो तो सबसे पहले विदाउट आईज़, नोज़, लिप्स की डिटेलिंग करे, उसका इम्प्रेशन दो कि वो उसका जो प्रोपोर्शन है वो किस तरीके से दिख रहे हैं। डिटेलिंग बाद में होती है, जैसे हम धीरे-धीरे इसको फिनिश कर रहे हैं, तो वैसे-वैसे डिटेलिंग हो रही है। तो इसका कोई ज़्यादा वर्क नहीं है। अब जैसे आँखों के आस-पास थोड़ा-सा डार्क है, तो ये जब आप स्कल स्टडी करते हैं एनाटॉमी में, तो तब आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ तक इसकी शेड कर सकते हैं, स्कल कैसी है। जैसे हर एक फेस के अंदर हल्की-फुल्की जो स्कल का इम्प्रेशन है वो आता है। जॉ लाइन पे हो या फिर फोरहेड पे हो या फिर आईब्रो के आसपास हो, तो आपको स्कल वाला जो एरिया है वो आपको नज़र आ जाता है। तो उसी से आपकी जो स्टडी है वो बेटर हो जाती है, आपको शेडिंग की समझ आ जाती है कि कहाँ पे कितनी वैल्यू में काम करना है। अब ये देखो बियर्ड हैं, थोड़ी-सी मुस्टैचेस हैं दिख रहे हैं, तो वहाँ पे हल्का-सा लाइट हम इसलिए दिखा सकते हैं क्योंकि अगर बाकी का एरिया, आस-पास का जो एरिया है, वो अगर थोड़ा-सा वैल्यू में डार्क होगा तो वो वाइट लगेगा, ठीक है? यहाँ पे देखो काफ़ी डार्क हेयर है, मैं हल्का-सा उसको शेड कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा कोई भी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। तो कोशिश रखो कि हर एक चीज़ को डिटेलफुल करने से बेटर है कि उसको इम्प्रेशन दो और
किसी भी स्ट्रोक को कॉपी करने के लिए उसी तरीके से कोशिश करो कि डार्क या फिर लाइट उसका ख़ास ध्यान रखा जाए, ताकि उसी से ही वो जो इम्प्रेशन ना वो दिखना स्टार्ट हो जाता है विदाउट किसी डिटेलिंग के। अब जैसे मैंने ये आइज़ कुछ भी यहाँ पे डिटेल नहीं किया आइज़ के अंदर, लेकिन फिर भी उसको देखता हुआ एक इम्प्रेशन लग रहा है कि आइज़ का जो है वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हेयर्स हैं तो मैं एक एक हेयर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। उसको हल्की सी वैल्यू दे रहा हूँ, डार्क लाइट दे रहा हूँ, तो उसी से थोड़ा सा वो दिखना स्टार्ट हो गया कि किस तरीके से उसके हेयर है, ठीक है। अब जैसे एक एक हेयर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, लेकिन वो हार्ड भी लगेगा। कई बार जो बहुत डिटेलफुल चीज़ें होती है वो हार्ड लगती है, सॉफ्ट नहीं रहती। स्ट्रोक जो रहते हैं वो कुछ ख़ास लगते हैं मुझे किसी भी पेंटिंग में या फिर किसी भी स्केच में। जैसे ये मैं पेंसिल चला रहा हूँ, तो मुझे मिक्सिंग मिक्सिंग करके जो मैंने पोर्ट्रेट पहले बनाए हैं, तो वो मुझे अब अजीब लगते हैं थोड़े, क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्रीडम नहीं रहती। तो इसमें जितने हम स्ट्रोक देंगे, जैसे हम फ्री रह के काम करते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपकी स्केचिंग में जितनी फ्रीनेस होगी, जितना भी आप फ्री होके काम करोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अपनी पेंसिल को डर-डर के चला रहे हैं, कहीं से भी चलाने से डर रहे हैं, तो वो आपको स्केच वाला मज़ा नहीं आएगा। स्केच में मज़ा यही है कि आप कितना फ्री होके काम कर रहे हैं, कितना पेंसिल को फ्री छोड़ा हुआ है, आपके हैंड किस साइड चल रहे हैं। आपको खुद को भी कई बार नहीं पता चलता। ये रियलिटी है। जैसे मैं अभी पेंसिल चला रहा हूँ, तो मैं सोच के नहीं चला रहा हूँ कि किस साइड इसको स्ट्रोक देना, नहीं तो सोच-सोच के चलाऊँगा तो ये पेंसिल रुक-रुक के चलेगी। बिना रुके पेंसिल को चलाना ही बड़ा मज़ा देता है, ठीक है? आपकी ये गाइस उस रेफ़रेंस को देख रही है, दूसरी साइड आपकी पेंसिल चल रही है, आप कहीं पे भी रुक नहीं रहे हैं, तो ये मज़ा आना चाहिए स्केचिंग में। आप किसी भी ग्रेट आर्टिस्ट का वर्क देखते हैं, लियोनार्डो दा विंची, माइकलैंजेलो के स्केचेस आपने देखे होंगे ब्राउन शीट के ऊपर, और बहुत और भी हैं, जैसे सार्जेंट की स्केचिंग है, तो उसके कितने बड़े बोल्ड स्ट्रोक हैं, ठीक है? तो मज़ा आता है देख के कि कैसे बिना सोचे उसने स्केचिंग की होगी, बिना रुके जो चारकोल है चलाया होगा, ठीक है। स्ट्रोक में हर एक तरफ से एंगल से घुमाया हुआ लग रहा है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक ही तरीके से नहीं किया गया काम, स्ट्रोक को बहुत तरीके से घुमाया गया, आप देख के मज़ा आ जाता है। तो ये स्केचिंग के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें होनी चाहिए, और जब आप स्केचिंग कर रहे हैं, पेंसिल चल रही है, चारकोल चल रहा है, तब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको इम्प्रेशन देना है, अच्छे से अपने मटेरियल की स्टडी करनी है। पोर्ट्रेट में जो भी गलतियाँ हो रही हैं, उसको इग्नोर करो और दोबारा से फिर से स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप इरेज़र से उसको ठीक करते रहोगे, एक ही स्केच बनाओगे, तो अब भी मज़ा नहीं आने वाला। अब कोशिश करो कि एक ही स्केच को बार-बार कर सकते हैं। जो भी गलती होगी, आपको 10-15 मिनट बाद या 1 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या गलती हुई है। दोबारा से फिर से बनाओ। तो ये है स्टडी कुछ आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।